नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 उसका सॉल्यूशन। ये हमारी क्लास नंबर 7 है और इस 7वीं क्लास में हम फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का 2011 में पूछा गया पेपर कंप्लीट कर लेंगे। 7 क्लासेस में हमने 2011 में पूछे गए फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन आपको बताया है। सभी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, और आज हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, जहां पर एक्सप्लेनेशन की बहुत अच्छे से जरूरत है वहां वेल एक्सप्लेन किया जाएगा, और जहां पर आपको सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है वो आपको सीधा ही समझना है। द डिवीजन इन क्लीवेज इज, देखिए आपको पता है कि जब जाइगोट बन जाता है और इस जाइगोट से जब आगे एम्ब्रियो बनना है, भ्रूण बनना है, इस दौरान एक विभाजन होता है जो बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, बस विदाउट ग्रोथ फेज। इस माइटोसिस में ग्रोथ फेज एब्सेंट रहती है। कहने का मतलब जाइगोट का जितना साइज है, अगर ये जाइगोट आगे 2 सेल में डिवाइड भी हो गया तो भी टोटल साइज इतना ही रहेगा। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए हैं लेकिन जो साइज है वो आधा हुआ है, या टोटल जो साइज है वो सेम ही रहेगा। अगर फिर से ये 4 बनती है तो भी संख्या बढ़ेगी लेकिन टोटल साइज उतना ही रहेगा। मतलब इन सेल्स में ग्रोथ फेज जो है वो क्या रहेगी, एब्सेंट। तो क्लीवेज में आपको ये बात याद रखनी है कि माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज, ये इसका सही आंसर है। वृद्धि प्रावस्था रहित समसूत्री विभाजन कहां होता है, क्लीवेज या विदलन में। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के दौरान जो माइटोसिस डिवीजन होगा उसमें ग्रोथ फेज एब्सेंट रहेगी। आराम से देखिए इसे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, कॉकरोच में जो संयुक्त नेत्र है उसकी यूनिट क्या है, सीधा याद रखना है, नेत्रांशक या ओमेटीडियम। कॉकरोच में कंपाउंड आई होती है, संयुक्त नेत्र होते हैं, और इस संयुक्त नेत्र की जो यूनिट है वो है ओमेटीडियम। देखिए आराम से, आसान सा क्वेश्चन है। कॉकरोच के अंदर कंपाउंड आई है और उसकी यूनिट है ओमेटीडियम। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साकेंथ इज लार्वल स्टेज ऑफ। जब मैंने आपको टीनिया सोलियम बताया बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, आपको पता है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में अमीबा, ओबेलिया, फिर उसके बाद टीनिया सोलियम, एस्केरिस, और एस्केरिस के बाद अर्थवर्म, पेरिप्लेनेटा, राना और रेबिट। जब हमने टीनिया के बारे में बात की थी तो इस टीनिया सोलियम का एक लार्वा है, और उस लार्वल स्टेज का नाम है हेक्साकेंथ। तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि हेक्साकेंथ किसकी लार्वल स्टेज है, पीताकर्मी की, टैपवर्म की। आंसर नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसको बड़े ध्यान से देखना है। पहला है मैक्सिमम एसेंट ऑफ सेप occurring ड्यूरिंग डेज।
जो रसारोहण है वो दिन में सबसे ज्यादा होता है, और यही करेक्ट स्टेटमेंट है, यही आंसर है। अधिकतम रसारोहण दिन के समय ही होता है। देखो दूसरा क्या है, फ्लोएम परफॉर्म वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम जिम्मेदार नहीं है, जाइलम जिम्मेदार है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉयल इज मोर। अगर फिजियोलॉजिकल ड्राई हो चुका है तो फिर वाटर का अब्जॉर्प्शन जो रूट के द्वारा वो मोर या ज्यादा नहीं हो सकता। कारी की शुष्क मृदा से जड़ों द्वारा जो अवशोषण है वो अधिक नहीं होगा, कम होगा। नन ऑफ अबाउ कोई नहीं, तो सही जवाब है अधिकतम रसारोहण दिन के समय होगा। प्लांट फिजियोलॉजी का आसान सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड ए काइमेरिक डीएनए। ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी बताई तब मैंने आपको कहा था कि ये आपके पास एक वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए देखिए, वाहक डीएनए, ये वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड हो सकता है, कोस्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, बीएससी और वाईएससी। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है। इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अगर डिजायर डीएनए या वेक्टर क्रोमोसोम के साथ जो डिजायर डीएनए है वो अटैच हो जाए, तो इन दोनों की वजह से या दोनों को मिला के जो बनेगा उसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसी को कहा जाएगा काइमेरिक डीएनए। तो काइमेरिक डीएनए कौन है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, यही इसका आंसर है। देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पल्स प्लांट। निम्न में से कौन डाल वाले पौधे हैं? तो आपको पाइजम और विग्ना, यही दाल है। अगर आपको विग्ना के बारे में कंफ्यूजन है तो देखिए, ट्रिटिकम गेहूं दाल कब से हो गया, घिया मक्का दाल कब से हो गई, और ट्राइटिकम ये फिर से गेहूं। तो चारों ऑप्शन को आप देखेंगे, दो में गेहूं आ रहा है, यहां पर मक्का आ रही है, तो फिर ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही है। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो आप चार ऑप्शन देखकर बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि सही वाला कौन सा है। मैं आपको फिर बता दूं, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का आप सिलेबस देखेंगे आपको लगेगा बहुत बड़ा है। अभी भी आपके पास 3 महीने का समय है। अगर आपने ये ठान रखा है कि मुझे इसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, साथियों याद रखें नंबर ऑफ सीट कभी भी बढ़ सकती है। समझ रहे हैं? जब एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, हो ही रखी है, अभी भी चांसेज है कि सीट बढ़ जाए। फिर आप सोचे कि तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अभी भी 3 महीने का समय है। आपको फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के कंटेंट के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की पूरे मनोयोग से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और द HG कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए, द HG कॉन्सेप्ट, और इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की बेहतरीन तैयारी की शुरुआत कीजिए। 3 महीने में भी अगर आपने रोजाना अपने आप को सही समय दिया तो बहुत अच्छे से पढ़ा भी जा सकता है और रिवाइज भी किया जा सकता है। फिर आपको लगेगा 3 महीने में नहीं हो पाएगा सर, वो इसलिए नहीं हो पाएगा, अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आपको बुक चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन उसके लिए कलेक्शन के लिए सिलेक्शन के लिए समय चाहिए। उस समय को बचाना है, तो हमने ये प्रयास किया है
कि स्टूडेंट को केवल कंटेंट पढ़ना है और रिवाइज करना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं देखना है। क्लियर है? तो आराम से देखिए इसे। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब है ट्राइजम और विग्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरीज इन अर्थवर्म आर फाउंड इन। अर्थवर्म भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। 13वें सेगमेंट के अंदर, 13वें सेगमेंट के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओवरीज पाए जाते हैं, ये याद रखना। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, गटेशन इन प्लांट अकर थ्रू। आराम से देखिए, बिंदु स्त्राव। पहले तो आपको ये याद रखना है कि हाइडेथोड फाउंड ऑन लीफ, बिंदु स्त्राव पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा होता है। और ये जो हाइडेथोड है, ये जो जल रंध्र है, एक तो इन जल रंध्रों की गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं, ये निष्क्रिय होती है, इसलिए ये हमेशा से ही या हमेशा ही खुले रहते हैं। देख लीजिए। और गटेशन, बिंदु स्त्राव पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा हाइडेथोड्स फाउंड ऑन लीव्स। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कोलॉइडल मटेरियल फ्रॉम दियर मिक्सचर। तो इसका जवाब है इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म सीटी आर एब्सेंट। अर्थवर्म के अंदर जो सीटी है, जो सूख है, वो कौन से सेगमेंट में एब्सेंट होते हैं? पहले में। और पहले सेगमेंट का नाम है पेरिस्टोमियम, लास्ट सेगमेंट पाइजीडियम, और वाइटेलम वाला जो सेगमेंट है 14, 15, 16 में। इन तीनों स्थानों पर सीटी नहीं पाए जाते। तो देखिए, पहले में नहीं है, लास्ट वाले में नहीं है, और 14, 15 और 16वें वाले में नहीं है। ए बी डी, तो आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि अर्थवर्म में आपको सेगमेंट पर फोकस जरूर करना है कि कौन से सेगमेंट में क्या स्ट्रक्चर है। चलिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द रॉन्ग। देखिए, आपको क्या करना है कि मैच द फॉलोइंग, कौन सा सही है ये बताना है। अब जब सही बता देंगे तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। रैबिट, रैबिट के अंदर लैरिंग्स पाया जाएगा, कबूतर के अंदर सिरिंग्स पाया जाएगा। याद रखिए, स्वर यंत्र, मैंने आपको एवीज के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। यहां पर होता है लैरिंग्स और यहां पर होता है सिरिंग्स, और ये मैमल्स में पाया जाएगा और ये बर्ड्स में पाया जाएगा। सिरिंग्स। फ्रॉग के अंदर वोकल सैक और कॉकरोच के अंदर एनल सरसाई। ए के साथ कौन है? सी। देखिए, ए के साथ सी एक में ही है, बी के साथ ए, सी के साथ डी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कोई एक ऑप्शन भी आपको अच्छे से पता है तो आराम से क्लियरिटी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम एज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। गंगा नदी की डॉल्फिन,
नेशनल एक्वाटिक एनिमल है भारत की गंगे रिवर डॉल्फिन। देखिए नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट पेयर। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। सरिस्का के अंदर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, यहां पर शेर नहीं पाए जाएंगे। लॉयन के लिए नहीं, टाइगर के लिए फेमस है, बाकी सब सही है। गेंड जो है काजीरंगा में, हाथी जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, और कस्तूरी मर्ग डियर या केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सरिस्का जो फेमस है वो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, लॉयन के लिए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन द शेषाचलम बायोस्फीयर वाज एस्टैब्लिश। देखिए कब हुआ ये? आंध्र प्रदेश 2010 में। आंसर इसका 1 है। क्लियर है बात? आइए अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया अप्रैल 1 1973। प्रोजेक्ट टाइगर। साथियों इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद हमने 2011 का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। जहां पर हमें जरूरत है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और जहां पर आपको डाटा याद रखना है, जैसे व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया 1 अप्रैल 1973 में, याद रखना है ये डाटा। जब जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट टाइगर क्या है डिटेल में भी बताएंगे। टीईएम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए क्या कथन सही है? आपने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन को देखिए। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डायरेक्टली बाय आईज। आंखों से देख लेंगे तो माइक्रोस्कोप की कहां जरूरत है? इसमें वस्तु को सीधे आंखों से देख सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। तो फिर बचे दो, ए और बी। तो आंसर नंबर 3, इलेक्ट्रॉन आर यूज इन प्लेस ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आर यूज इन प्लेस ऑफ ग्लास लेंस। ग्लास लेंस की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज होता है, देख लीजिए। चलिए करेक्ट ऑफ गोल्डन राइज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोल्डन राइस के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये बीटा कैरोटीन युक्त चावल है, और ऐसा नहीं है कि गोल्डन है तो इसका रंग पीला होता है, ऐसा नहीं है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड आनुवंशिक रूप से रूपांतरित चावल है। ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। आइए एक बार आप 2011 का पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक। कौन सा निदान पद्धति है? ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नाम है। डायग्नोसिस के लिए एलिजा, और एलिजा इसके डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है एड्स। क्लियर है बात? देखिए तो ये था 2011 का पेपर।
इन 7 क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इन सभी क्लासेस को बहुत अच्छे से देखिए, फ्री टाइम जब भी आपके पास हो रिवाइज कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब आने वाले पेपर हम सॉल्व करेंगे उसमें भी मदद मिलेगी और एग्जाम में तो बहुत बेहतर तरीके से मदद मिलेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको कहीं से भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। द HG कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल करके इस पर जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का कोर्स है वो लीजिए। सब कुछ उसी में है, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जो साथी जुड़े हुए हैं, वो जो भी आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है। सही समय पर आपका सिलेबस भी पूरा होगा और आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे आशा है कि ये जो क्लासेस यहां पर आपको अवेलेबल हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की, वो आपके जरूर फायदेमंद होगी, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। पूरे वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।